नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय और जॉब्स कैंपस के बीच एमओयू, छात्र छात्राओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ ने छात्रों की करियर संबंधी तैयारी और प्लेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए नौकरी कैंपस इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर वीपी राकेश और नौकरी कैंपस के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट श्री हितेश ने हस्ताक्षर किए। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के एचओडी अभिषेक वर्मा ने बताया कि इस एमओयू से छात्र छात्राओं को विशेषज्ञों द्वारा संचालित वेबिनार, करियर मार्गदर्शन, संसाधन, योग्यता प्रशिक्षण, रिज्यूम निर्माण, साक्षात्कार की तैयारी और इंटर्नशिप आदि का लाभ मिलेगा। इस साझेदारी का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थान और उद्योग के बीच की खाई को पाटना है और छात्र छात्राओं को आज के प्रतिस्पर्धा भरे दौर में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल व अंतर्राष्ट्रीय प्रदान करना है। इस एमओयू के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल और कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को बधाई दी है। एमओयू में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सीनियर प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरेंद्र चौहान, प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव अभिषेक सिंह आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी भी पहली कतार में नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह में सभी की नजरें जगदीप धनखड़ पर ही टिकी रही। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद यह पहला मौका था जब वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पूर्व बीते मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयात मतों से हराकर चुनाव जीता था। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की धमकी, आनन फानन में खाली कराए गए कैंपस। पहले दिल्ली हाई कोर्ट और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की धमकी वाला मेल भेजा गया। यह मेल दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास आया था। दिल्ली हाई कोर्ट को सुबह भेजे गए ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे जाने की बात कही गई थी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को बम की धमकी का ईमेल भेजा गया। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद कई बेंच ने सुनवाई रोक दी और तुरंत उठ गई। इसके साथ ही आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई कोर्ट परिसर खाली कराए और सभी कोर्ट रूम की बम स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल की। हाई कोर्ट में मौजूद कई वकीलों ने बताया कि जैसे ही उन्हें बम की जानकारी मिली तो कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग तेजी से बाहर की ओर भागे। यूरोपीय यूनियन के बाद ट्रंप की अब G7 देशों से अपील, भारत चीन पर लगाएंगे 100% टैरिफ। अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाते हुए अब G7 देशों से कहा है कि वह रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाएं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज G7 देशों के वित्त मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ से चीन और भारत पर 100% तक का टैरिफ लगाने की अपील की थी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि चीन और भारत द्वारा खरीदा गया तेल रूस की युद्ध मशीन को चला रहा है। अमेरिका का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकना है, जिससे रूस को युद्ध के लिए मिलने वाले आर्थिक सहयोग पर अंकुश लगाया जा सके। अमेरिका इसे अपनी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की अहम कड़ी बता रहा है, जिसके तहत रूस को शांति वार्ता के लिए टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही है। नेपाल में सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय, पर जेएनजी का एक गुट विरोध पर अड़ा। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद से जारी गतिरोध समाप्त होता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतरिम सरकार के गठन और उसके प्रधान के नाम पर सर्वपक्षीय सहमति लगभग बन गई है। संविधान के नियमों में रहते हुए जेएनजी समूह की मांग पूरी कर देश को संकट से उबारने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल, वरिष्ठ कानूनविद ओम प्रकाश अरियाल के बीच लंबी वार्ता हुई।
इसके साथ ही राजनीतिक दलों से समन्वय बनाकर अंतरिम सरकार के गठन की तरफ कदम बढ़ाने के प्रयास भी हुए। इसका परिणाम यह रहा कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर सहमति लगभग बन गई है। हालांकि जैन का एक गुट अभी भी सुशीला कार्की का विरोध कर रहा है। इसके अलावा संसद के विघटन के मुद्दे पर भी गतिरोध बना हुआ है। वहीं इन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए कई संविधानविदों ने सुझाव दिया कि आवश्यकता पड़ने पर संक्रमणकालीन व्यवस्था अपनाकर गैर संसदीय व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। घरेलू शेयर बाजार में तेजी, 350 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी चढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 287.93 अंक चढ़कर 81,836.66 अंक के लेवल पर आ गया। इस बीच निफ्टी 84.25 अंक बढ़कर 25,089.75 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इससे पूर्व सुबह सेंसेक्स 155.26 अंक चढ़कर 81,703.99 अंक पर खुला। इस दौरान निफ्टी 51.80 अंक चढ़कर 25,057.30 अंक के लेवल पर ओपन हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सेंसेक्स 388 अंक तक उछाल के साथ कारोबार करता नजर आया। इस दौरान निफ्टी 25,100 अंक के लेवल पर पार कर गया। सोने ने फिर दिखाया रंग, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा भाव, चांदी की भी चमक बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने के भाव में फिर तेजी आई। इस दौरान 24 कैरेट सोने का भाव 1,11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर कारोबार करता नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से सोने के भाव में लगातार तेजी आ रही है। इस बीच चांदी का भाव 1,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट्स iBajarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,09,841 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,09,401 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,27,348 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।